कल हमने बात की थी IUCN के अकॉर्डिंग जो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की जो स्पीसीज हैं जिनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पीसीज हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। कहाँ की? इंडिया की। इंडिया की कुछ ऐसी स्पीसीज जो खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने की एज पर, ठीक है, ऐसी स्पीसीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, देखो दो स्पीसीज के बारे में दे रखा है आपकी बुक में। पहला दे रखा है एशियाटिक चीता और दूसरा दे रखा है हिमालयन यव। यानी एक स्पीसीज तो ऐसी है जो इस दुनिया से नहीं, मतलब इंडिया से खत्म हो चुकी है, ठीक है, और एक स्पीसी ऐसी है जो खत्म होने की एज पर है। इट मीन्स वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो पहले बात करें एशियाटिक चीता की। देखो चीता आपको ध्यान है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल है या नहीं है? Yes, sir. सबसे ज्यादा स्पीड से ये दौड़ सकता है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीड इसी एनिमल की है। इसकी स्पीड अगर आप कभी देखोगे तो 112 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है इसकी स्पीड। अब आप इमेजिन करके देखो 110 पे कार चल रही है आपकी, ठीक है, वो कितनी फास्ट जा रही होगी, ठीक है। तो देखो इतनी स्पीड से ये क्या कर सकता है, रनिंग कर सकता है, ठीक है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? कैट फैमिली से बिलोंग करता है। अब कई बार क्या करते हैं अपन, देखो लेपर्ड और चीता दोनों को सेम मान लेते हैं। मान लेते हैं नहीं मान लेते, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लेपर्ड क्या होता है, लेपर्ड की हाइट थोड़ी कम होती है और चीता की हाइट क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, जो चीता होता है उसके फेस पर इस तरह की लाइनिंग्स बनी हुई होती है दोनों तरफ, जैसे टीयर मार्क्स बन जाते हैं ना, आंसुओं से मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है, फेस पे। तो नाक के दोनों तरफ, आइज़ के कॉर्नर से लेके और नीचे फेस तक इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या होती हैं, लाइनिंग्स होती हैं इसके फेस पे। दूसरा, लेपर्ड के बॉडी पर जो डॉट्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, और इसकी बॉडी पे जो स्पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब चीता की बात यहाँ क्यों की जा रही है? तो चीता की बात यहाँ इसलिए की जा रही है, अगर अपन बात करें 19th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी के भी फर्स्ट हाफ में, 19th सेंचुरी कंप्लीट और 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में एशिया और अफ्रीका दोनों में काफी अच्छी पॉपुलेशन थी इनकी। किनकी? चीताज की। लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे तो 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर चीता जो स्पीसी है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया था, एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। इट मीन्स ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये प्रजाति, ये स्पीसीज अब इंडिया में नहीं पाई जाती है। इट मीन्स इंडिया से खत्म हो गई, समझे? यानी 1952 के बाद में इंडिया में
नेचुरल हैबिटेट्स पर चीता दोबारा नहीं देखे गए, इसलिए 1952 में क्या कर दिया, इसको इंडिया से खत्म घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया एक्सटिंक्ट की ये प्रजाति इंडिया में खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई बताओ, क्या रीजन था? ऐसा क्या रीजन था कि ये स्पीसीज खत्म हो गई? ऐसे ही बात करें अपन टाइगर, जो अपना क्या है टाइगर, क्या है पायल टाइगर? एनिमल तो है, एनिमल तो चीता भी था, नेशनल एनिमल है क्या अपना ये? हाँ, तो ये टाइगर भी ठीक है 1950 तक आते आते इनकी नंबर काफ़ी कम रह गई थी। तो ऐसा क्या रीज़न था? रीज़न ये था, आपने 9th क्लास की बुक में पढ़ा था कि जो हंटिंग उसको क्या बना लिया था, शौक बना लिया था ब्रिटिश रूलर्स ने, और उनके साथ साथ इंडियन रूलर्स भी, ठीक है। तो उनमें कंपटीशन होता था ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स को मारने का। तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स, लेपर्ड्स, चीता, ठीक है, इन्हीं एनिमल्स को सबसे ज़्यादा मारा गया। सिर्फ किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? टाइगर, लेपर्ड तो फिर भी बच गए। फिर जब देश आज़ाद हुआ तब क्या किया गया, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए नई स्कीम्स बनाई गई, एफर्ट किए गए। बट चीता उससे पहले ही क्या हो गया, खत्म हो गया, ये स्पीसीज खत्म हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पीसीज की, वो है हिमालयन यव। हिमालयन यव, देखो हिमालयन यव जो है ये एक ट्री है, यानी ये वेजिटेशन की स्पीसीज है। ये अब मिलती कहाँ है ये मिलती है हिमालय में, नाम ही हिमालयन लिख रखा है, तो इट मीन्स कहाँ मिलेगी? हिमालय में, मेनली हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में, इन दो स्टेट्स में ज़्यादा मिलेगी। अब इनकी बात क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ इनकी बात क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि यव जो है, ठीक है, यव की जो रूट्स होती हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी जो क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो कांटे जो आते हैं, जो निडल्स होती हैं, ठीक है, इसकी ट्विग्स होती है, टहनियाँ होती है, मतलब पूरे के पूरे ट्री के अंदर ही, तो इन सब में एक केमिकल निकलता है। क्या निकलता है? एक केमिकल निकलता है, और उस केमिकल का नाम है टक्सोल। कौन सा केमिकल है? टक्सोल केमिकल है। अब ये टक्सोल केमिकल क्या काम आता है, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट ये कि ये स्पीसीज इंडेंजर्ड हो गई? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ टाइप्स के जो कैंसर्स होते हैं, सम कैंसर कई तरह के होते हैं, आपको ध्यान है, स्किन कैंसर होगा, ब्लड कैंसर होगा, चेस्ट, ब्रेस्ट, ठीक है, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन में भी कैंसर हो जाता है, अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, ठीक है। तो कुछ कैंसर्स को ट्रीट करने के काम में जो दवाई बनती है, ठीक है, ट्रीट करने के लिए, वो दवाई बनाने की, वो मेडिसिन बनाने के काम में आता है ये टक्सोल केमिकल, ठीक है। तो इस केमिकल की वजह से, अब चलो केमिकल काम में आता है तो इसकी इसकी बार्क भी यूज होती है, तो केमिकल काम में आता है तो इसकी बार्क निकाल ले, इसकी लीव्स ले लें, इसकी ट्विग्स ले लें, ठीक है। तो ये ट्री कैसे खतरे में आया? पूरा ट्री काटने की जरूरत नहीं है, ये मान लो पूरा ट्री काटने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से बार्क उतार लिया आपकी, ठीक है, और क्या नाम है, रूट्स के हिस्से ले लिए, लीव्स ले ली, ट्विग्स ले ली, लेकिन प्लांट खत्म नहीं हुआ। मैं आपको कहूँ कि आपकी बॉडी से आपकी कोई स्किन निकाल ले, सही रहेगा? सही है?
नहीं है ना। तो अगर अपनी बॉडी से जैसे कोई स्किन निकाल लेता है, वैसे इस यव के साथ होता है। जब इसके ऊपर से इसकी बार्क निकाल दी जाती है तो क्या हो जाता है, ये ट्री धीरे 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 सूख जाता है। इट मीन्स ये फिर से ग्रोथ नहीं कर पाता है। एक बार इसकी बार्क जब निकाल ली जाती है उसके बाद में फिर से ग्रोथ नहीं कर पाता है ये, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सूख जाएगा। मतलब एक बार आपने इसकी बार्क वगैरह यूज कर ली तो उसके बाद में फिर से ये डेवलप नहीं हो सकता है। इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है वो सूख चुके हैं हिमाचल और अरुणाचल के जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये स्पीसी भी कौन सी कैटेगरी में आ रही है, इंडेंजर्ड में आ रही है। और ऐसे कंटिन्यू रहा तो एक दिन ये भी क्या हो जाएगी, जो हाल चीता का हुआ है और अदर ट्राइब्स का हुआ है वही सेम सिचुएशन किसकी हो जाएगी, इस ट्राइब की हो जाएगी। समझ में आया? इसमें देखो दो स्पीसीज के बारे में बता रखा था। अब बात करते हैं अपन रीजन्स की, कि क्यों फॉरेस्ट रिसोर्स जो है डिप्लेट होते हैं। इट मीन्स उनकी कमी हो रही है या उनको नुकसान पहुंच रहा है, उसके रीजन्स क्या है, ठीक है। रीजन्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और वो भी कब की बात करेंगे अपन, मोस्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, देश आज़ाद होने के बाद की बात करेंगे। क्या क्या ऐसे काम हुए देश के आज़ाद होने के बाद जिनसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। देखो अगर अपन 1951 से 1981 तक की बात करें, इस टाइम पीरियड में लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, काफ़ी बड़ा हो गया 26,000, यानी अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ा, ठीक है। इतने बड़े एरिए को गवर्नमेंट ने किस में कन्वर्ट कर दिया, गवर्नमेंट अकेली नहीं, खुद अपन ह्यूमंस ने भी, ठीक है, अकेले गवर्नमेंट के नहीं है, लोकल जो अपन कॉमन जो लोग हैं उन्होंने भी किया। इतने बड़े एरिया को जो किसके अंडर आता था, फॉरेस्ट्स के अंडर आता था, जिसको किस में चेंज कर दिया अपन ने, एग्रीकल्चर लैंड में चेंज कर दिया। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड ग्रेन्स की जो नीड थी उसको फुलफिल करने के लिए हमने इतने बड़े, इन 30 सालों में इतने बड़े फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में इनको काट कर यहाँ से और साफ करके और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स बना दिए। इसके अलावा और देखो, जब अपनी पॉपुलेशन बढ़ी, देश आज़ाद हुआ, जो अपने ट्राइब्स थी जिनको ब्रिटिश रूलर्स ने क्या कर दिया था, फॉरेस्ट से बाहर कर दिया था, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो उनसे छीन लिए थे, उनको फिर से मिले और वो अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो करने लगे। और उनका मेन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं इंडिया में मोस्टली अगर बात करें तो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, नहीं होता, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब तो खैर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, यस। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे अब तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है, और मोस्टली ये कहाँ परफॉर्म की जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में या सेंट्रल इंडिया। यानी अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो एक तो इस पार्ट में इंडिया के, यहाँ पे जो असम, मेघालय, अरुणाचल, ये जो 7 सिस्टर्स वाला जो एरिया है वहाँ, और सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये एरिया है। यहाँ पे क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज ज़्यादा है, इस वजह से
यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा की जाती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक नाम और है, वो कौन सा है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कौन सी एग्रीकल्चर है? स्लैश एंड बर्न, ठीक है। तो इस एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से भी काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया क्या हुआ है, खत्म हुआ है। फिर देखो सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं था, इसके अलावा और भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स थे गवर्नमेंट के, जिनकी वजह से, स्कीम से जिनकी वजह से फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा। जिनमें एक प्रोजेक्ट आता है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, जिनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं अपन। रिवर वैली प्रोजेक्ट सब समझते हो? इट मीन्स इनमें क्या बनाए जाते हैं? डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स बनाए जाएंगे, इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा, कैनाल्स बनाई जाएंगी। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, ये जितने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चले उनमें लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है, लगभग इतना बड़ा एरिया डैम्स के अंदर डूब गया। इट मीन्स इन डैम्स के एरिया में आता था और उसको क्या कर दिया गया, तो साफ कर दिया गया, या फिर वो क्या हो गया, डैम्स के अंदर डूब गया। इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। इसके अलावा आज भी, अभी भी अगर अपन देखें प्रेजेंट टाइम में भी ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है। जैसे नर्मदा रिवर पे नर्मदा सागर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, नर्मदा रिवर पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, जो कहाँ चल रहा है? मध्य प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट में क्या है देखो, इस प्रोजेक्ट का जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो लगभग 26,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड क्या होगा, इसके एरिया के अंदर आएगा। किसके एरिया में? इस डैम के, इस प्रोजेक्ट के एरिया के अंदर आएगा। यानी इतना बड़ा एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर डूब जाएगा। और ये एरिया किसका होगा? फॉरेस्ट का होगा। तो ये बताओ, ये भी फॉरेस्ट को डायरेक्ट डैमेज है या नहीं है? इतने बड़े एरिया डैम्स में डूब गए, ये अभी भी कंटिन्यू है। लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अपन ने एग्रीकल्चर लैंड में चेंज कर दिया। तो ये सब फॉरेस्ट को डायरेक्ट नुकसान ही है। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि पिछले एक डेकेड में, यानी पिछले 10 सालों में लोगों की जो सोच है, लोगों का जो एटीट्यूड है, उसमें चेंज आया है और लोग अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन की तरफ देख रहे हैं। उस एफर्ट का क्या हुआ पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में, अगर आप देखोगे, वो भी 2013 से स्पेशली, ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक। लेकिन अपन अभी भी उस कंडीशन में नहीं आए जो कंडीशन एक परफेक्ट इकोलॉजी बनाने के लिए होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए? अपने 33% एरिया पर फॉरेस्ट होनी चाहिए, जिससे अभी लगभग 10%, ठीक है, क्योंकि 24 के आसपास पहुंचे अभी अपन, और हमें 33% तक पहुंचना है। तो ये भी अभी अपने को बहुत लंबा जो रास्ता है वो तय करना है। द नेक्स्ट इज, एक एग्जांपल और दूं मैं, ये जो माइनिंग करते हैं अपन, इस माइनिंग की वजह से भी फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? उसको डैमेज होता है, फॉरेस्ट एरिया इफेक्ट होता है। जैसे वेस्ट बंगाल का एक एग्जांपल है, वहां पर एक टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व का नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है टाइगर रिजर्व का? बक्सा टाइगर रिजर्व। ये बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये उस एरिया में आता है जहां पर डोलोमाइट मिलता है। क्या मिलता है? डोलोमाइट मिलता है। डोलोमाइट क्या है? जैसे लाइमस्टोन आता है, चूना, उसी तरीके से आता है डोलोमाइट भी। तो उस डोलोमाइट की माइनिंग की वजह से
ये जो बक्सर टाइगर रिजर्व है ये खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि जो गवर्नमेंट टेंडर्स दे रही है माइनिंग के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या कर रहे हैं, लगातार माइनिंग कर रहे हैं। तो माइनिंग करेंगे फॉरेस्ट एरिया में तो सीधी सी बात है फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बक्सर टाइगर रिजर्व का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या आ रही है, खतरे में पड़ रही है, ठीक है। इसके अलावा आज़ादी से पहले भी अपने जो फॉरेस्ट रिसोर्स थे, ठीक है, वो खतरे में थे। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या नुकसान पहुंचा? बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, जिसमें भी ब्रिटिश रूल के टाइम की बात करूं, ठीक है, ये 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है कि जब ब्रिटिश इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्री है जिनमें मलेशिया भी था, ठीक है, इधर थाईलैंड वगैरह, ऐसी कंट्री में जब वो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक काम सबसे पहले किया कि जो प्लांट्स की स्पीसीज कमर्शियली उनके लिए क्या थी, इम्पोर्टेंट थी, उनको सेलेक्ट किया, ठीक है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन थी उनको तो कर दिया खत्म, वहाँ से काट दिया, और उनकी जगह मोनो प्लांटेशन शुरू कर दिया। मोनो प्लांटेशन मतलब सिंगल स्पीसीज उगाने लगे। भाई कहीं पर उनको सागवान की जरूरत है तो सागवान ही उगाया उन्होंने, कहीं पर उनको चीड़, पाइन वुड जिसको कहते हैं, पाइन वुड की जरूरत थी तो पाइन वुड ही उगाया, कहीं पे टीक की जरूरत थी तो टीक ही उगाया, कहीं पे उनको सैंडलवुड की जरूरत थी तो वहाँ पे सैंडलवुड ही लगाया। आज इंडिया में आप जितने भी कमर्शियल फॉरेस्ट देख रहे हो वो मोस्ट ऑफ किसकी दी हुई देन है, वो ब्रिटिशर्स की दी हुई देन है। अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे तो वहाँ पे आपको बड़े एरिया में सैंडलवुड के ही फॉरेस्ट मिलेंगे, सागवान के ही मिलेंगे, टीक के फॉरेस्ट ही मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, किस वजह से हुए सब, ये सब डेवलप किए गए थे ब्रिटिशर्स के। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो नेचुरल वेरिएशन था वेजिटेशन में उसको ख़त्म कर दिया और सिंगल स्पीसीज को प्लांट कर दिया। पढ़ा था 9th क्लास में, ये पढ़ा था ना सबने। तो इस वजह से भी अपने प्लांट्स क्या हुए, अपनी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इफेक्ट हुई। जैसे एग्जांपल दें आपको, तो एग्जांपल देखो, साउथ इंडिया के अंदर उन्होंने ज़्यादा फॉरेस्ट किसके लगाए, टीक के लगाए, उसके अलावा सागवान के लगाए, ठीक है, साल के भी लगाए, साल के इतने नहीं लगाए, सब ज़्यादा टीक और सागवान के लगाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, बाकी नेचुरल वेजिटेशन को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा हिमालयन एरिया की बात करें तो चीड़, जिसको अपन क्या कहते हैं, पाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइन भी कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है पाइन का वो क्या है, मेरे को भी नहीं आ रहा, पाइनस रॉक्सबुर्गी, बुर्गी है या बर्गी है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अब इस पाइन वुड ने क्या किया, देखो पाइन वुड ने हिमालयन एरिया के अंदर जो ओक का जो पेड़ उगता था, ओक ट्री उगता था, हिमालयन ओक उगता था, उस हिमालयन ओक को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। और इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, क्यूर्सियस सैप, ये इसका बॉटनिकल नेम है। और एक और पेड़ था, उस प्लांट का नाम था रोहोडोडेंड्रॉन, फ्लावर वाला प्लांट है ये, फ्लावर्स उगते हैं इसके, ठीक है। तो इन प्लांट्स को हटाकर ब्रिटिशर्स ने कौन से
ट्री प्लांट कर दिए, वहाँ पे पाइन वुड के ट्री प्लांट कर दिए, जिस वजह से ये इस तरह के जो फॉरेस्ट थे वो खत्म हो गए। ये तो छोटे से एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी कई तरह के फॉरेस्ट थे जिनको डेवलप करने के लिए, जिनकी सिंगल स्पीसीज को डेवलप करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया, जो नेचुरल फॉरेस्ट था उनको खत्म कर दिया। अब देखो एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं आज। अब आप सबको पता है कि जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी क्या पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, और धीरे धीरे वो बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स कम हो रहे हैं, ठीक है, उनकी स्पीसीज कम होती जा रही है। तो ये रीजन क्या है, तो रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के कम होने के या बायोडाइवर्सिटी के इफेक्ट होने के क्या क्या रीजन है। तो देखो सबसे पहला दे रखा है किन किन कारणों की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन समझते हो, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके रहने की जगह, हैबिटेट मतलब उनके रहने की जगह, उनका घर क्या है, फॉरेस्ट, वो अपन ने डिस्ट्रक्ट कर दिए, उनका हमने विनाश कर दिया। या फिर क्या कर दी, हंटिंग कर रही उन एनिमल्स की, जो अभी भी आज भी कंटिन्यू है, इलीगली है, लीगल नहीं है आज, इलीगल है लेकिन फिर भी जा रही है। या फिर क्या किया अपन ने, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का या जो नेचुरल रिसोर्स है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया। भाई एक नेचर में, अपनी नेचर में क्या होती है, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, कैपेसिटी होती है कि उन रिसोर्सेज को अगर उस लेवल तक उतना काम में लोगे तो वो फिर से रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन हमने उनका क्या कर दिया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, और रिन्यू होने की कैपेसिटी उतनी थी। इसके अलावा कई बार नेचुरली भी नुकसान पहुंच जाता है, फॉरेस्ट फायर लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, अभी हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, मिलियंस ऑफ एनिमल्स मारे गए, उसमें काफ़ी बड़े एरिया में फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसे ही अभी ब्राज़ील में भी लगी थी फॉरेस्ट में आग, ठीक है, कंबोडिया में भी लगी थी कुछ समय पहले, सॉरी कैलिफोर्निया में, कंबोडिया में नहीं। तो ये फॉरेस्ट फायर की वजह से भी फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान पहुंच जाता है। इसके अलावा देखो, ये तो बात हुई फर्स्ट पॉइंट की। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज तक हमारी जो एक्सेस मतलब पहुंच, वो अनइक्वल है। किसी की रिसोर्सेज तक पहुंच जो है वो इजी है, और किसी को रिसोर्स मिल ही नहीं पाते, यहाँ तक कि जो बेसिक रिसोर्स ज़रूरी है वो भी नहीं मिल पाते। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो इजीली पहुंच गया वो सीधी सी बात है रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेगा, मिसयूज करेगा। इस तो अनइक्वल एक्सेस होगी, तो अनइक्वली क्या होगा, कंज्यूमशन होगा, जिसको मिल गया वो कंज्यूम करेगा, और सीधी सी बात है जिसको मिल गया वो ये सोचेगा कोई दूसरा न आ जाए, इसलिए वो ओवर कंज्यूम करेगा उसको। फिर थर्ड है, सॉरी इसी में इंक्लूड कर लो, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये ओवर कंज्यूमशन हम क्यों करते हैं, हमारे में रेस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, यानी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन हम उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी की, उस जिम्मेदारी की हमें कमी है। तो ये भी मेजर रीजन है अपनी बायोडाइवर्सिटी के खत्म होने के धीरे धीरे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया की
बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए वहाँ की और पॉपुलेशन भी जिम्मेदार हो जाती है। और पॉपुलेशन भी कई बार क्या हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार हो जाती है। जैसे बात करूँ, दो कंट्रियों में कंपेयर करूँ, अमेरिका और सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका में है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अगर इन दोनों कंट्रियों का कंपैरिजन करूं, एवरेज एक सिटीजन निकालूं, एक एवरेज सिटीजन यहाँ का और एक एवरेज सिटीजन यहाँ का, न अमीर न गरीब, मीडियम, तो यहाँ से 40 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है एक अमेरिका को, एक अमेरिकन सिटीजन को एक एवरेज सोमालियन सिटीजन से 40 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है, 40 गुना ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अमेरिका की पॉपुलेशन, अमेरिका देखो आज वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रियों में है एरिया में, ठीक है, और अगर पॉपुलेशन देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे अमेरिका आता है। लेकिन जब फर्क देखोगे इनमें, चाइना 1.4 बिलियन 5 बिलियन के बीच में है, इंडिया भी लगभग 1.3 बिलियन को क्रॉस कर गया है, लेकिन अमेरिका जो है वो अभी ओनली, ठीक है, 30 मिलियन वहाँ की पॉपुलेशन है, 30 मिलियन नहीं, सॉरी 300 मिलियन, यानी 30 लैक्स, 30 करोड़ सॉरी, 30 करोड़ से प्लस में, यानी 33-34 करोड़ के आसपास। तो देखो वर्ल्ड की थर्ड कंट्री कितनी नीचे आ गई, और एरिया में यूएसए इंडिया से भी बड़ा है और चाइना से भी बड़ा है, और पॉपुलेशन में देखो इनका चौथा हिस्सा ही है, 1/4 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास एरिया काफ़ी बड़ा है और पॉपुलेशन इनकी कम है। वर्ल्ड में कहने को तो तीसरे नंबर पे है, बट अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, और फर्स्ट और सेकंड जो कंट्री है उनसे भी काफ़ी कम। और सोमालिया जैसी कंट्री है, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हाई रहती है। अफ्रीकन कंट्रीज में तो मोस्टली हाई मिलेगी आपको पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट हमेशा हाई मिलेगी आपको। तो इस वजह से देखो, और अगर बात करें तो अपना जो सोशल गैप है, ये भी रिसोर्सेज के डेप्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है, ये भी बायोडाइवर्सिटी के डेप्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है। यानी अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो रिच और पुअर के बीच में गैप काफ़ी बड़ा है। यानी इंडिया के टॉप 5% अगर रिच पर्सन निकाल लूँ मैं, तो उनके पास पता पड़ेगा रिसोर्सेज का 25% है, ठीक है, और बचे हुए 95% लोगों के पास ओनली 75%। अब अगर इसी रेशियो को मैं और बढ़ाऊं तो इंडिया के 20% लोग, टॉप जो 20% लोग हैं उनके पास 80% रिसोर्स है, बचे हुए 80% लोगों के पास ओनली 20% रिसोर्स है। अब इन लोगों में 20% रिसोर्सेज के लिए क्या होगी, कंपटीशन होगा, मारामारी होगी, तो ये और एक्सप्लॉयटेशन को जन्म देगा। और इन लोगों को चिंता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास में क्या है, जो वेल्थ है वो काफ़ी अवेलेबल है। तो ये लोग क्या करेंगे, उस वेल्थ का यूज़ करके ये रिसोर्सेज को ओवर कंज्यूम करेंगे, इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, रिसोर्सेज जो है उनका और एक्सप्लॉयटेशन होगा, और सीधा सीधा इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, अपनी बायोडाइवर्सिटी। तो इसके लिए जो सोशल गैप है वो कम से कम होना चाहिए। इट मीन्स सोसाइटी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर सोसाइटी में बैलेंस होगा, सब लोगों की इनकम, सब लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस अगर इक्वल होगा, तो सब लोग इक्वली रिसोर्सेज परचेज कर पाएंगे, उनको कंज्यूम कर पाएंगे, और फिर उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा सकता है। तो आज अपन ने पढ़ा, कुछ स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा जो इंडेंजर्ड है या जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। इंडिया में जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो किस तरीके से पिछले 60-70 जो ईयर्स के अंदर ख़त्म हुई है वो देखा अपन ने, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कैसे अपनी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल अपन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पढ़ेंगे।
और